हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ गया है और आप लोगों को तैयारी और ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं, सोच रहे होंगे कुछ नया पढ़ने की, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है उसको ही आप रिपीट करते रहिएगा, आप उसका रिवीजन करिएगा ज़रूर से। और फिर उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ न कुछ इसमें कुछ डिफरेंस होगा, कुछ इसका बदला जाएगा। लेकिन जब तक पहली बार पेपर नहीं होता है, ऐसा वक्त फिर हम उसको नहीं बता सकते, कोई भी अभी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको जो जनवरी में लेटेस्ट जो अभी लास्ट सबसे पेपर हुआ था, उसको हम ये सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना हम चाहते हैं कि जो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे एक मॉक टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों का, एक जैसे कि एक ट्रायल के रूप में कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, किस बेस पे देना है, किस तरह का देना है ऑनलाइन, चूँकि अब पहली बार होने जा रहा है, इसलिए आप उसको एक बार ट्रायल ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो दोस्तों देख रहे हैं, ये वीडियो में आप जो ये लास्ट टाइम यानी कि जनवरी 2021 में पेपर हुआ था सीटेट का, उसको हम फर्स्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा जो सेट है, ये सेट आई सेट का है। आपका जो भी सेट होगा, आप जो भी अदर सेट देखेंगे, सब इसी में एक मिल जाएंगे। सारा एक ही क्वेश्चन होता है, बस जो क्वेश्चन का ऑर्डर होता है वह चेंज होता है। तो चलिए फिर हम आज पेडागोजी का सेक्शन यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्रीय जो पेपर, ये सेक्शन हम अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? पहला जो हमारा ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि आप लोगों ने इसमें कितना सही किया है। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए जो आंसर हम देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है, हमारा पहला आंसर सही हो जाता है। यानी कि यदि हम इसका आंसर देख लें तो हमारा आंसर इसमें पहला सही हो जाता है। तो चलिए, ये देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों जब भी बात आए, अगर इस तरह के भेदभाव लड़कों में किया जाता है, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को यह दर्शाता है। फिर आते हैं दूसरा प्रश्न पे। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन, अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन कराना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें यदि सीटेट की बात कर लीजिए, तो इसमें कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स मीन्स यदि वो आपको वर्ड मिल जाते हैं, तो आपका आसानी से आंसर ढूंढने में बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। यानी कि आसानी से आप आंसर उसको ढूंढ सकते हैं। तो यदि हम टैग वर्ड की हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए टैग वर्ड क्या पे है कि आपको पाठ्यक्रम या फिर रटंत विद्या यानी कि रोट लर्निंग वगैरह, या फिर अंकों के आधार पर डिवाइड करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड की बात करता है। तो यहाँ पे दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे देखिए अटल पाठ्यक्रम आ गया, या कहीं ना कहीं ये निगेटिव वर्ड को दिखाता है। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाना है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, ये भी हमारा टैग वर्ड निगेटिव, यानी कि ये हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ यहाँ पे, या लास्ट में देखते हैं, अंकों के आधार पर नामांकित करना, यानी कि अंकों के आधार पर यदि आपने कहीं देख लिया तो यह हमारा क्रॉस कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और यदि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रचुर मौके, यानी कि कभी भी दोस्तों बच्चों को सिखाने के लिए अधिक से अधिक हमें मौके देना चाहिए, अधिक से अधिक हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि जितना बालक को किसी भी काम में, किसी भी अधिगम में, जितना बालक को उसमें सक्रिय रखेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से बालक उसको सीख सकता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। यदि दोस्तों आपने यहाँ पे अवसर, मौके, इस तरह के तरीके से आपने यदि कोई वर्ड देख लिया है, तो यह 99% चांसेस है कि वह सही हो सकता है। तो यहाँ पे देख लिए प्रचुर मौके हैं, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, इसका थोड़ा सा विशेष ख्याल रखेंगे।
फिर उसके बाद आगे आते हैं, एक गतिशील के दौरान बच्चों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना कैसी है। तो दोस्तों आप लोगों को विशेष थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे वाइगॉत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए और कोहलबर्ग हो गए, इन लोगों का थोड़ा सा विशेष आप लोगों को क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिया है, कौन कौन सा नियम दिए हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा विशेष से आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इसको विशेष रूप से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेषित करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, या फिर अधिगम के प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके अनुसार? आपके अनुसार ऑप्शन यदि हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पाड़ अथवा ढांचा। यहाँ पे ऑप्शन ये भी मिल जाता है, पाड़ होगा या फिर ढांचा होगा। यह दोस्तों आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम के लिए पाड़ अथवा आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये हमारा तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा का सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, अधिकतर क्या मैक्सिमम ये प्रश्न रिपीटेड किया जाता है। विद्यालय जो समीकरण का द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, या फिर विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और सामाजिक समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है, या फिर जो तीसरा है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिक का एक द्वितीय कारक है, या फिर चौथा ऑप्शन दे रहा है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो दोस्तों यदि हम इसका आंसर देख लेते हैं, तो पहले सबसे पहले हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दोस्तों परिवार होता है, परिवार हमेशा प्रथम समाजीकरण में भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कहते हैं कि समाज का एक लघु रूप होता है। कौन? परिवार। यदि परिवार की बात चलते हैं तो पास पड़ोस हो गया, पास पड़ोस। उसके बाद यदि हम आगे निकलते हैं, बालक का जो समाजीकरण का भूमिका निभाता है, उसके बाद विद्यालय हो गया, फिर उसके बाद मीडिया हो गया। तो यदि दोस्तों इसमें प्रश्न पूछ लेता है कि कभी कभी मिक्सअप करके पूछ लेता है सवाल, दोनों एक साथ में, जैसे कि प्रथम में पूछ लिए परिवार हो गया या पास पड़ोस एक में आ जाता है, इसमें से प्रथम दोनों हैं या फिर कैसे हैं, इस हिसाब से हमको ऑप्शन के हिसाब से इसको हमको देखना पड़ेगा। तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें हमारा पहला सही हो जाता है। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है यानी कि ऑप्शन जो है सही हो जाता है, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यानी कि दोस्तों परिवार जो है समाजीकरण का बालक का प्राथमिक है, और जो है उसका उसके बाद परिवार के निकलता है बालक तो फिर पास पड़ोस में जाता है, फिर उसके बाद बालक जो होता है कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है, फिर उसके बाद तमाम उसके और सारे भी उसका मिलने लगते हैं। इसलिए जो परिवार होता है बालक का प्रथम समाजीकरण का रूप होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला प्रश्न है, ऑप्शन जो पहला है हमारा सही हो जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कुछ सिद्धांत पूछता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यदि बहुबुद्धि का सिद्धांत देखा जाए तो गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो अब उसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या फिर चौथा जो ऑप्शन दे रहे हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो बताइए आप लोग के हिसाब से आंसर कौन सा इसमें सही होना चाहिए। तो यदि इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का आईक्यू जो होता है अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक समान बुद्धिमान नहीं हो सकता है। मीन्स सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीका से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करें सही, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन सा इसमें चरण दर्शाता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत। कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी आयु यदि बात कर लेते हैं तो 3 से लेके 10 तक, यानी कि ये हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाती है। दूसरा उत्तर परंपरागत अवस्था जो कि 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक इसका आयु होता है। फिर जो हमारा लास्ट यानी कि तीसरा जो ऑप्शन आता है वो परंपरागत अवस्था होती है, जो कि 13 वर्ष से प्रौढ़ वर्ष तक होती है, यानी कि 13 वर्ष से बाद वयस्क तक ये हमारी अवस्था होती है। यानी कि इसमें यदि हम बात कर लिया जाए दोस्तों तो पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि 3 से 10 वर्ष की आयु में जैसे कि बालक को आज्ञाकारी होता है, उसको पुरस्कार यदि आप किसी काम को करने पे छोटा मोटा यदि आप पुरस्कार दे देते हैं तो वह बालक उस काम के प्रति और सजग हो जाता है और उसको बार बार करना चाहता है। उसी अवस्था में यानी कि डर भय भी होता है उसमें। और यदि दूसरे अवस्था की बात करें जो समाज के अनुरूप होता है, वह उत्तम लड़का है। इसमें गुड बैड और बैड बॉय की फीलिंग आती है, यानी कि जो परंपरागत अवस्था है इस अवस्था में जो बच्चा होता है खुद को अच्छा बनने की सबको सामने यानी कि प्रदर्शित करना चाहता है कि सब लोग मुझे अच्छा कहें, यानी कि गुड बॉय और बैड बॉय की उसके अंदर फीलिंग होती है। फिर उसके बाद जब तीसरी बात कर लेते हैं कि परंपरागत अवस्था है जो कि 13 वर्ष से वयस्क तक होती है। इसमें बालक समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, समाज के नियम कानून भी समझता है, यानी कि बालक समाजीकरण धीरे धीरे होने लगता है। और फिर उसके बाद विचार निर्णय लेने में परिपक्वता धीरे धीरे उसके अंदर यानी कि मेच्योरिटी जो होती है परिपक्वता बालक के अंदर आने शुरू हो जाती है। तो इस हिसाब से यदि हम बात कर लेते हैं यानी कि प्रश्न में कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा प्रथागत, ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रथागत हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ऑप्शन डैश के महत्व पर जोर देता है, किसे सांस्कृतिक उपकरणों या फिर गुणारोपण, अभिप्रेरणा या फिर संतुलीकरण। तो दोस्तों वाइगॉत्स्की का भी बहुत बड़ा भूमिका है बालक के विकास को समझाने के लिए, कैसे कैसे सिद्धांत हैं, कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे उसका बालक का जो विकास होता है उन्होंने भी वाइगॉत्स्की जैसे कि इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है, तो किस हिसाब से बालक का समाजीकरण सिद्धांत कैसे कैसे समाज में वह रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। और दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं कि टैगवर्ड की, तो समाज हो गया, समाज परस्पर अंतःक्रिया कैसे करता है, सामूहिक सामाजिक कार्य, यदि इस सब टाइप से अगर आपको टैगवर्ड मिलते हैं और वाइगॉत्स्की मिलते हैं तो लगभग चांस होते हैं कि आपका ऑप्शन यहाँ पे वाइगॉत्स्की भी होंगे, यानी कि कुछ टैगवर्ड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि सीटेट में कुछ टैगवर्ड्स भी आपको बहुत बड़े भूमिका निभाती है। तो यदि हम इसके आंसर देख लें तो ऑप्शन इसमें हमारा सांस्कृतिक उपकरणों, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले चलते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या फिर स्कीमा या फिर आब्लिक मनोबंध। यानी कि दोस्तों यानी कि सबसे पहले जीन पियाजे की बात कर लेते हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, यानी कि 4 विकास के 4 अवस्थाएं उन्होंने समझाया है बालक का कैसे कैसे विकास होता है। क्योंकि दोस्तों बालक पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, अपना अपना सिद्धांत दिया है। तो यदि हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे की, तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। तो यदि 4 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी दी हैं? तो पहला हम बात कर लेते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, यानी कि इंद्रिय गामक यानी कि सेंसरी मोटर सेंसरी जो दिया है पहला, इसकी जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष इसकी अवस्था मानी गई है, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जिसमें से संवेदनाएं, प्रतिस्पर्धाएं, क्रियाएं होती हैं, वस्तु स्थायित्व होता है। इस वर्ष में बालक जो होता है अनुकरण होता है, इसको अनुकरणीय देखता है, बालक जो देखता है वही करने की कोशिश करता है। फिर उसे क्या होता है? खिलौने तोड़ना, खेलना, यानी कि बच्चों क्या करता है वो खिलौना पाता है तो तोड़ना चाहता है, तोड़ता वगैरह ये सब करता है।
फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष इसकी अवस्था है, यानी कि यह दोस्तों यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि विचारों की यानी कि अनुक्रमणिकता जैसे अवस्था में आत्म केंद्रिता होता है, या फिर छोटे छोटे चीज़ों में विभेदीकरण भी करना सीख जाता है बालक। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। तो इस तरह दोस्तों दूसरा हो गया। और फिर यदि हम बात कर लेते हैं तीसरी अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 3 से 11 वर्ष की होती है दोस्तों। इसमें जो होता है बालक जो होता है तार्किक चिंतन धीरे धीरे करने लगता है। फिर धीरे मूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ बालक देखता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यह क्या है, कैसे है, क्यों है। मीन्स धीरे धीरे बालक के अंदर जो तार्किक चिंतन होने लगती है, मूर्त रूप से आने लगती है। मूर्त जो चीज़ देखता है उसी के बारे में वह चिंतन करने लगता है। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ गणितीय संक्रियाओं का भी कुछ ज्ञान हो जाता है बालक के अंदर। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक। और लास्ट जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिकता। इसमें दोस्तों हो गया कि इस अवस्था, ये जो अवस्था बात कर लेते हैं, यह अवस्था जो हो गई यह होती है 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की यह जो अवस्था होती है ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में दोस्तों बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, फिर कल्पना करने लगता है, और फिर विचारों में परिपक्वता, धीरे धीरे उसके विचार में मैच्योरिटी आने लगती है। मीन्स बालक यानी कि वह धीरे धीरे सीखने लगता है, और उसकी जो काफ़ी हद तक इस अवस्था में सीख लिया होता है, और धीरे धीरे समाज में और उसकी जो सोच होती है मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। तो ये रहा दोस्तों जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं होती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टि से देखा जाए तो। फिर उसके बाद यदि हम इसमें आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन क्या था? मनोवैज्ञानिक उपकरणों या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा या मनोबल। और दोस्तों यदि टैगवर्ड की हम बात कर लेते हैं तो यदि स्कीमा या फिर मनोबल आपको ऑप्शन में मिल जाता है, और जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यदि सकारात्मक प्रश्न हो तो आपका आंसर अधिकतम कोशिश है कि जीन पियाजे ने यही दिया है, इसी जीन पियाजे से संबंधित है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? चौथा सही हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है, यानी कि पहला अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या फिर संरक्षण और पदार्थों में क्रमबद्ध करने की क्षमता। दोस्तों अभी अभी हमने बताया है जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या क्या था। तो यदि हम इसका बात कर लेते हैं तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। विचार सोच में क्या होता है? केंद्रीकरण होने लगता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होता है सेकेंड सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो पहला बात कर लेते हैं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बालक होता है और बालक का जो विकास होता है अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि जो बालक का जो विकास होता है उस पर प्रभाव डालने का काम वंशानुक्रम और वातावरण का ही होता है। इससे दोस्तों बालक के विकास में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। फिर ऑप्शन आता है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अब दोस्तों एक और आपको ऑप्शन टैगवर्ड बता दें, यदि आपको केवल नज़र आता है कहीं भी ऑप्शन में तो ये आपका नेगेटिव टैगवर्ड है, ये आपका बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद विकास केवल बाल्यावस्था, केवल यहाँ पर भी आ गया, तो ये केवल देखने के बाद ही आप उसे तुरंत क्रॉस कर देंगे, यानी कि वो ऑप्शन गलत है। यदि सकारात्मक प्रश्न पूछा हो तो आप विशेष उसका ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि आपने ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ेंगे उसके बाद अधिकतम चांस है 99% ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा विकास बहुआयामी होता है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा। विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, यानी कि बालक कैसे कैसे सीखता है? तो ऑप्शन जो हमारा हो गया पहला संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, फिर दूसरा अमूर्त, संवेदिक, मूर्त, या फिर तीसरा जो है मूर्त, अमूर्त, या फिर संवेदिक, और चौथा जो ऑप्शन दे रहा है अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। इसमें दोस्तों कभी कभी भी आप ध्यान दीजिए कि बालक जो होता है बचपन में यानी कि जब शैशवावस्था में होता है तो बालक कभी भी अपने संवेदी से ही, सेंसरी ऑर्गन से ही पहले सीखना शुरू करता है। यानी कि पहले संवेदी यानी कि
सेंसरी ऑर्गन से, फिर उसके बाद जो चीज़ देखता है मूर्त रूप से उस पर उसके द्वारा, और फिर लास्ट में जो उसका विकास होता है अमूर्त यानी कि अमूर्त रूप से, यानी कि जो कल्पना करने की क्षमता होती है, सोचने समझने के अमूर्त रूप से भी कल्पना करता है। कल्पना करना मीन्स इमेजिनेशन, यानी कि जो चीज़ ना होते हुए भी उस चीज़ को वास्तविकता मानना या फिर सोचना, उसके बारे में परिकल्पना करना, ये होता है अमूर्त रूप से सोचना। इसलिए बालक का जो विकास क्रम होता है, पहला जो होता है सांवेदिक होता है, फिर मूर्त रूप से और फिर अमूर्त रूप से। इस तरह हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो इसमें हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदिक रूप, फिर मूर्त और फिर अमूर्त तरीके से बालक का विकास क्रम होता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? क्योंकि दो यहाँ पे दे रहा है प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब दोस्तों होता है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो बालक होता है, अलग अलग कोई भी व्यक्ति हो, सबके अंदर कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होती है। कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ तक कि दो अगर ट्विंस भी हैं तो भी एक समान नहीं है, उनके कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है ऑप्शन कि अध्ययन प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर जो ऑप्शन चौथा दे रहा है अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन इसको बताते हैं कि इसमें ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि दोस्तों बालक अधिक अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग सोचने की जो क्षमता होगी, तो अध्यापक को अलग अलग प्रक्रिया उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसको टीचर को परियोजना बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होता है पहला सही हो जाता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। एक समावेशी कक्षा डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा, दोस्तों समावेशी कक्षा से बहुत प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं समावेशी कक्षा होता क्या चीज़ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि समावेशी कक्षा वे कक्षा होती है जिसमें सभी बालकों को बिना भेदभाव का, चाहे वो किसी भी, चाहे वो अगर दिव्यांगता भी हो तो भी उसको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। हाँ, यहाँ तक यदि उसे कोई आवश्यक है विशेष की, तो आप उसे विशेष सामग्री उपलब्ध कराकर आप उसे समावेशी कक्षा में ही सबको आप पढ़ाएंगे, आप उसको बताएंगे। तो इस तरीके से यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला देखते हैं क्या है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, या फिर अभिवेदी समरूपी निर्देशों, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि यदि आपको कहीं भी अवसर की बात मिल जाए, अवसर शब्द मिल जाए, अवसर प्रदान करना, प्रचुर मौके देना, यह दोस्तों आप लोगों का क्या है, एक टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड। तो आप इसको देखकर एक बार इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों यह मैक्सिमम चांस है कि आपका ये सही होने का बिल्कुल चांस है। तो इसमें जब हम ऑप्शन बात कर लेते हैं तो इसमें पहले इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो हमारा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला मानदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर चौथा जो ऑप्शन है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन बात कर लेते हैं, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों कभी भी आप प्रश्न पढ़िएगा तो आप जैसे कि इसमें नहीं का विशेष ख्याल रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए कि नहीं को अंडरलाइन करके अच्छे से इसको इंडिकेट किया गया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके, पढ़ने में कोई गलती ना हो सके। क्योंकि अक्सर जब हम एग्जाम हॉल में रहते हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी प्रश्न को हम नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और फिर वहीं हम प्रश्न एक नंबर का गलत करके चले आते हैं। तो इसका दोस्तों विशेष आप ख्याल रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि दृश्य
श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल ये भी सही है। फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना मतलब दोस्तों, यदि जो बालक है थोड़ा कभी कभी थोड़ा कम जल्दी सीखता है, कोई बालक जो कम सीखता है, तो उस लोगों के लिए थोड़ा विशेष योजना बनाना, उन पर थोड़ा अधिक ध्यान देना, जो बच्चे थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं। तो फिर आगे शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी कि आप ऐसा कभी भी कक्षा में नहीं करेंगे, यानी कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जब भी करेंगे बालक के अनुकूल ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन जो है, अच्छी शिक्षा वही मानी जाती है जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। बच्चे के अनुसार हम उसको पढ़ाएंगे, बच्चों की अधिगम की क्षमता क्या है, किस तरीके से उसका सामर्थ्य है, उसके हिसाब से ही बालक के अनुसार ही हम योजना बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें आप जटिल संरचनाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत होता है। यानी कि जब नहीं पूछ रहा है तो हमें नेगेटिव ऑप्शन का चयन करना है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। पहला ऑप्शन जो दे रहा है, कम परिज्ञानता या फिर बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या फिर असतर्कता। ऑप्शन दोस्तों इसमें से आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लास्ट में आपने इसमें कितना सही किया है। तो यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दूसरा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा अपसारी चिंतन। ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए या फिर विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं तो पहला क्या है, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। यानी कि जो भी बालक है कोई भी प्रश्न पूछता है या फिर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे कोई संबंधित है, उस कभी भी हमें बालक के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। कभी भी किसी बालक के प्रश्न को या फिर बालक को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें बालक को उत्साहित करना चाहिए किसी टॉपिक पर बात करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, जिससे बालक के जो अधिगम है, क्षमता है, अधिगम की जो कैपेसिटी और अधिक से अधिक बालक अच्छे से सीख सके। फिर सेकेंड जो ऑप्शन आता है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाता है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यानी कि दोस्तों क्या हो गया कि उदाहरण से यदि हम नियम की तरफ या फिर बालक को पहले उदाहरण देते हैं फिर सिखाते हैं, तो कौन सी अधिगम कौन सी पद्धति होती है, तो उसको हम कहते हैं आगमन विधि। यानी कि आगमन विधि से बालक को क्या है, सिखाना सबसे उचित माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु जटिल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो आपके हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए? पहला, लगातार अभ्यास और कार्य पर जोर देंगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि बालक को कभी भी आप एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं, हमारा ये भी गलत हो जाता है। और यदि हम बात कर लेते हैं आंसर जो है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यह हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है तीसरा ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फिर जो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो क्या आप विद्यालय में जब पढ़ाने जाएंगे तो क्या विद्यार्थियों में एक डर का भावना पैदा करेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चों के अंदर डर दूर करना है हमें। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो दे रहा है 19 प्रश्न में बात करते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला जो दे रहा है, बच्चों को दंड देकर,
बिल्कुल ये तो पहला ही गलत है, क्योंकि बच्चों को आपको मारना नहीं है, बच्चों को आपको पीटना नहीं है, बच्चों की आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आप क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और यदि बालक किसी भी परीक्षा में फेल होता है या फिर बालक किसी भी पिछड़ जाता है तो वह बच्चे की गलती नहीं, बल्कि टीचर उस हिसाब से अपना योजना नहीं बना पाया, उसमें बालक ने अच्छे टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं कर पाया, जिससे बालक सीख नहीं सका या फिर बालक पिछड़ गया है। फिर इसमें ऑप्शन जो अगला दे रहा है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फिर सही हो सकता है लेकिन आगे भी देख लें। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप करा के, बिल्कुल नहीं, बच्चों को ना तो बहुत आसान कराना है ना तो कठिन, बच्चों के अधिक उनके रुचियों के अनुसार ही आप काम कराएंगे। फिर उसके बाद यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बिल्कुल नहीं, अभी हमने आपको बताया कि रोट लर्निंग यानी कि रटंत विद्या को आपको बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इसमें जो ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन यानी कि प्रवीण अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, हमारा जो ऑप्शन हो जाता है 19 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, शर्मिंदगी यानी कि जो अगर बालक के अंदर शर्मिंदगी रही तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बालक पर। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ये तो है ही। फिर उसके बाद शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या फिर शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। तो यदि हम बात कर लेते हैं का संज्ञान कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध है। फिर यदि हम बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो हमारा आंसर जो हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यदि बालक के अंदर शर्मिंदगी रहेगी तो बालक न तो सही से प्रश्न पूछ पाएगा और न तो किसी प्रश्न का सही से जवाब दे पाएगा, इसलिए शर्मिंदगी का बालक पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले बालकों के अंदर से शर्मिंदगी दूर करनी चाहिए, उसे हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, और हमें प्रोत्साहन करना चाहिए कि शर्मिंदगी दूर कर कक्षा में प्रश्न पूछे, कोई भी चीज़ खुलकर बात करें, यानी कि सब मिला जुला कर अगर बात किया जाए तो बच्चों के अंदर से शर्मिंदगी हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूर हो जाए। तो इसका जो आंसर हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला जो है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करके, हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था, याद करना मीन्स रोट लर्निंग, यह एक क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आप इससे बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कैसा पूछ रहा है, सकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है और आपको सकारात्मक उत्तर ही देना है। तो यदि हम बात कर लेते पहले में यंत्रवत याद करना यानी कि रोट लर्निंग, हमने आपको बताया था रोट लर्निंग बिल्कुल भी निगेटिव टैग वर्ड है, आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, फिर आगे बढ़ते हैं बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या फिर नकल और दोहराना। नकल भी दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव टैग वर्ड है, इस वजह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। सेकेंड यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि, चलिए अगर त्रुटि की बात आ गई तो एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ट्राई एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप लोग ऑप्शन में जरूर आप उसका हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कौन दिया है इसका। फिर इसमें बात कर लेते हैं कि अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पहला है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। फिर तीसरा ऑप्शन, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बात हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन की सही हो जाएगा, क्योंकि यदि बालक त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यदि बालक है सबसे पहले किसी काम को करने जाता है
तो वह उसमें त्रुटि जरूर आएगी। और त्रुटि आने का मतलब ये नहीं कि बालक उसको सीख नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बालक जो होता है पहले त्रुटि करेगा, फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर जो त्रुटि पहले होगी उससे थोड़ी त्रुटि कम होगी, फिर बालक प्रयास करेगा, फिर थोड़ी त्रुटि कम होगी। ऐसे करते करते दोस्तों एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी त्रुटि किए हुए बालक उस काम को अच्छे से कर सकता है, या फिर उस जो आप सिखा रहे हैं उसमें अच्छे से सीख जाएगा। यानी कि त्रुटि की समझ एवं अध्यापन, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 23 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें से आपको ऑप्शन लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो इससे दोस्तों क्या होगी कि बालक को सीखने में कठिनाई होगी। क्योंकि दोस्तों यो अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी कोई भी यदि अंदर से मोटिवेटेड हो तो वह बालक सीखने के लिए और भी अच्छा बेहतर माना जाता है। फिर उसके बाद अधिगम सामाजिक संदर्भ हो, समाज के रूप से सामूहिक रूप से इस तरह से सिखाया जाए, तो यह यानी कि नीचे का जो भी थर्ड ऑप्शन है यह आपको सही है और ये आपको गलत है। इसके अनुसार बालक को कठिनाई होगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, या फिर निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, या फिर कोई उत्तेजना नहीं, या फिर कोई भय नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को लगाना है। कौन सा आंसर आप लगाएंगे? तो इसमें ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्योंकि दोस्तों यदि कि उच्च उत्तेजना हो गई तो भी आप नहीं सीख सकते हैं, उच्च भय हुआ तो भी आप नहीं सीख सकते हैं, उच्च भय रहा, निम्न उत्तेजना, तो भी नहीं आप सीख सकते हैं। इसलिए यदि संतुलित आपका उत्तेजना है सीखने के प्रति, और यदि आपके अंदर कोई भय नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाता है, पहला ऑप्शन हमारा यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि अधिगम व्यवस्था में यदि आप अधिगम का कार्य है, तो यदि बालक सक्रिय नहीं रहेगा तो आप उसको कितना भी कर लीजिए कोशिश, आप बालक को सिखा नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें बालक को उस क्रियाकलाप में सक्रिय करना पड़ेगा, सक्रिय रखना पड़ेगा, और यह पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है कि वह अध्यापन का काम कैसे कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, जिससे बालक उसमें पूरी तरह से सक्रिय खुद को रख सके। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो होता है थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अगले प्रश्न में बात करते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है योग्यता सुधार्थ है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर असफलता नियंत्रित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितना आंसर सही किया है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित है। तो यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारे इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, योग्यता सुधार्य है। फिर उसके बाद ये हमारा ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या फिर दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा बारंबार परीक्षाएं, या फिर अन्वेषण और संवाद। तो यदि हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, तो कभी भी बालकों में एक दूसरे प्रतिस्पर्धा नहीं रखना है।
फिर उसके बाद कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल नहीं। हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी शिक्षा व्यवस्था जो है सबसे अच्छी बालक सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा अच्छी मानी जाती है। फिर बारंबार परीक्षाएं, यह भी नहीं होगा, यानी कि परीक्षा भी एक प्रकार का नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अन्वेषण और संवाद, संवाद यानी कि दोस्तों यदि संवाद की बात कर लिया जाए तो यह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। बालक कक्षा में जितना संवाद करेगा, जितना वाद विवाद करेगा, मौका मिलेगा उसको संवाद करने का, वाद विवाद करने का, उतना ही बालक अच्छे से सीख सकेगा। क्योंकि दोस्तों कक्षाओं में अक्सर परीक्षाएं कराई जाती हैं, जैसे कि एक दूसरे का वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है। इस तरीके से बालकों का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में विकास होता है, प्लस उनके अंदर जो स्किल होती है, स्किल डेवलप होती है। क्योंकि प्रत्येक बालक के अंदर प्रत्येक स्किल होता है और वह स्किल निकल कर आती है, जैसा उसको पर्यावरण दिया जाता है उस हिसाब से उसका स्किल डेवलप होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो हो जाता है इसमें फोर्थ सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगॉस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। पहला जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता अपरिपक्वता, दूसरा स्वनियमन, तीसरा जो है आत्म केंद्रिता, या फिर मनोवैज्ञानिक विकार। कौन सा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन इसमें स्वनियमन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यदि एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यदि ये तो हमारा ऑप्शन दिया तो सही है, लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं रहता, या फिर अगर इसमें यह भी पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए, कि जब बच्चा जो होता है खुद से मौखिक संवाद करता है या फिर बातचीत करता है, तो यह वाइगॉस्की हो गए और जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको मान लीजिए। तो यदि हम बात कर लेते हैं कि यानी जो बालक होता है खुद से संवाद करता है या खुद से बात का मौखिक संवाद, ध्यान दीजिएगा, मौखिक संवाद, और या फिर खुद से बातचीत करता है, क्या ये करना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों यदि खुद से बातचीत करता है तो वह, यदि वाइगॉस्की की बात कर लिया जाए तो उन्होंने, वाइगॉस्की ने दिया है वैयक्तिक वार्ता। ये दोस्तों दिया है वैयक्तिक, ये वैयक्तिक वार्ता। इसको किसने दिया है, इसको किसने है, इसको वाइगॉस्की ने दिया है। यानी कि वाइगॉस्की, हम बात कर लेते हैं वाइगॉस्की, ये वाइगॉस्की ने इसको दिया, यानी कि वाइगॉस्की कहते हैं इसको वैयक्तिक वार्ता। दोस्तों इसका ट्रिक बता दें, वह से वाइगॉस्की, वह से वैयक्तिक, यानी कि वाइगॉस्की ने वैयक्तिक वार्ता दिया है। और इसी चीज़ को जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, इसी चीज़ को जब बालक खुद से बात करता है, मौखिक संवाद करता है, तो जीन पियाजे इसको अकेंद्रित वार्ता कहते हैं, यानी कि अहम केंद्रित, इसको कौन कहता है, इसको पियाजे साहब, अहम केंद्रित, सॉरी तो है यहाँ पे, केंद्रित वार्ता। यानी कि हैंडराइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यानी कि आप जब बालक खुद से बात करता है, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर से लगा लीजिएगा कि जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद करता है तो उसको वाइगॉस्की ने वैयक्तिक वार्ता कहा है और जीन पियाजे साहब ने उसको अहम केंद्रित वार्ता कहा है। तो ये इसमें हमने ऑप्शन आपको बता दिया कि इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण एवं उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान। तो इसमें देखिए आपको नेगेटिव टैग वर्ड आपको सबसे पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये हो सकता है, लेकिन टैग वर्ड ये भी नेगेटिव टैग वर्ड हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद योग्यता आधारित समूहों में बालकों को विभाजित करना, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड है। यानी कि कभी भी आप बच्चों को योग्यता के आधार पर अलग अलग समूह में नहीं बांट सकते हैं। हाँ ये है कि यदि आप कोई खेल कराना चाहते हैं
तो आप रैंडमली बच्चों को सेलेक्ट करिए, लेकिन आप योग्यता के आधार पे आप बालकों को आप नहीं समूह में बांट सकते हैं। फिर उसके बाद या और देख लेते हैं उच्च अंक प्राप्त। हमने आपको अंक प्रणाली भी बता दिया कि अंक प्रणाली व्यवस्था भी क्या होती है, निगेटिव टैगवर्ड होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन तीसरा बच जाता है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हम मूल्यांकन किस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कक्षाओं में, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करनी है। क्योंकि दोस्तों कक्षा में प्रत्येक बालक होता है, प्रत्येक तरह से सीखता है वह। कोई बालक धीमी सीखता है, कोई बालक थोड़ा तेज सीखता है। तो जो बालक धीमी सीखता है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, हो सकता है कि वह कानों से अच्छे तरीके से न सीख पाए, तो उसे हमें सुनने वाली बहुत टेक्निकल चीज़ें, बहुत सारे आ गए हैं उपकरण होते हैं, हम उसे उपलब्ध करा सकते हैं। मीन्स जी क्या उनकी आवश्यकता है, कोई परेशानी है, कोई व्यवस्था सही नहीं है, उस चीज़ का हम उसको विशेष ख्याल करेंगे, उसकी ज़रूरतें हम आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया था, पहले ही बता दिया था कि बालक का जो विकास होता है वह किस पे आधारित होता है, उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर होता है। तो दोस्तों आपका 50-50 यानी कि 50-50 दोनों पर डिपेंड करता है। बालक पर न तो हम पूरी तरीके से आनुवंशिकता पर कह सकते हैं और न तो पूरी तरीके से पर्यावरण पर, क्योंकि बालक के विकास में दोस्तों दोनों 50-50 उसमें सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन हम इसमें डिस्कस किए हैं दोस्तों। इसको दोस्तों बार बार जरूर आप पिछली पेपर को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इस बार पेपर का पैटर्न जो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जिसमें पेडागोजी का सेक्शन जो होगा माना जा रहा है कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होगा, ज़्यादातर पहले की अपेक्षा होगा। इसलिए दोस्तों आप डरे नहीं, बिल्कुल भी अभ्यास करते रहें, पिछले प्रश्न को उठाएं और बार बार प्रयास करते रहें। और अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उससे आप नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, आप पुरानी चीज़ों को ही आप उसको रिपीट करते रहें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।